तो पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही गुवोन को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करती है, जो सुन सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं। गॉसिप शुरू हो जाती है गुवोन को लेकर कि आखिर ये है कौन। वहीं दोही के कंपनी के एम्प्लॉइज तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, लेकिन गुवोन तो कह देता है कि मुझे शादी नहीं करनी। जो सुन अगेन सब लोग शॉक्ड होते हैं, इसने मेरे ग्रुप की होने वाली चेयरवुमन का प्रपोजल कैसे ठुकराया। वहीं इस रिजेक्शन से दोही का तो सबके सामने बहुत ही बड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया। जूसियोक दोही से कुछ कहने जाता है, पर दोही उसे मना करती है क्योंकि वो तो ऑलरेडी काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो चुकी थी। इसीलिए वो चुपचाप से यहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे पीछे गुवोन भी आ रहा होता है। तो दोही उसे थोड़ा चिढ़ते हुए कहती कि अब मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो तुम। गुवोन कहता है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, आखिर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड जो हूँ। जो सुन दोही तो उसे गुस्से में घूरती है। जो देख गुवोन कहता है कि मैं अपना काम और अपने पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। जो देख दोही तो और चिढ़ जाती है, कहती है कि मैं ही पागल थी जो इसे शादी के लिए पूछ लिया। ये बोलकर वो बाहर निकल जाती है तो गुवोन सारे मीडिया वालों को पीछे हटाने लगता है और उसके साथ चला जाता है। पर मैडम जू के इस फैसले से उनके फैमिली वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका फेस देखकर ही हमें समझ आता है। अगले सीन में हम सुवान के बच्चे ऑस्टिन और जस्टिन को देखते हैं, जो फिर से वाइन के बोतल के साथ खेलने लग जाते हैं। किसी के आने की आवाज सुनकर वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं। सुवान तो पागलों की तरह चिल्लाते हुए आती है कि हमारी मॉम ने हमें ही धोखा दे दिया और इस दोही ने हमारी मॉम की इनहेरिटेंस लेने के लिए हमारे ही सामने एक रैंडम बंदे को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हमें दोही के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। जिस पर नोसुक कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से मॉम ने हम दोनों को अपने अपने शेयर्स दिए हैं और बाकी उनके नाम के शेयर्स और सारी कंपनीज, और उन्हें मैनेज कौन करेगा इसका फैसला उनके हाथ में था, जो उन्होंने दोही के नाम ट्रांसफर कर दिया है। सुवान कहती कि अगर हम कोर्ट में ये बता दे कि मॉम मेंटली अनस्टेबल थी और दोही ने फोर्सफुली उनसे ये विल बनवाई, नोसुक कहता है इसका भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मॉम ने लीगली ये विल बनवाई है उनके सारे लॉयर्स, अटॉर्नीज और लीगल एडवाइजर के सामने। जिससे सुवान तो फिर से पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है और जाकर मैडम जू के चेयर में बैठ जाती है। तो बच्चे उसे चिल्लाता हुआ देखकर भाग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं नोसुक मैडम जू के चश्मे की ओर देखता है और हमें 12 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ नोसुक ने कुछ तो क्राइम किया था, मे भी किसी इंसान को मारा था। जिससे मैडम जू तो गुस्सा होकर फोन पर किसी से कहती है कि अगर इसने क्राइम की है तो इसे सजा भी जरूर मिलेगी। वहीं नोसुक उनसे रिक्वेस्ट करता रह जाता है कि मॉम मुझे पता नहीं था कि वो इंसान है, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर मैडम जो अपने फैसले से नहीं हटती। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, नोसुक की वाइफ कहती है कि मॉम ने तुम्हें फिर से साइड लाइन कर दिया। तो नोसुक कहता है कि अगर मॉम यही चाहती है तो मैं उनका ऑर्डर फॉलो करूंगा, पर हम उसकी आंखों में गुस्सा साफ देख पाते हैं। वही इधर नोसुक का बेटा म्योंग मैडम जू के ग्रीन हाउस में सिगरेट पीता है, जिससे हम समझ तो जाते हैं कि ये भी कुछ कम नहीं है। इधर गुवन दोही के साथ कार में होता है, जहाँ वो कुछ कहने जाता है, पर इससे पहले दोही कहती है कि मैं बिल्कुल चिल हूँ और जो भी हुआ उसे भूल भी चुकी हूँ। तो गुवन पूछता है कि फिर तुम पीछे क्यों बैठी हो। दोही कहती है मेरी जगह हमेशा से ही यहीं पर थी। गुवन फिर से कुछ पूछने जा रहा था, पर दोही उसे रोककर कहती है कि अगर तुम एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो कि तुमने सबके सामने मेरा प्रपोजल क्यों ठुकराया, तो मुझे वो जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। गुवन कहता है मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, पर दोही फिर से उसे रोककर कहती है कि मैं काफी दिनों से अच्छे से सोई नहीं हूँ और मेरा दिमाग भी उस टाइम सही नहीं चल रहा था, इसलिए उस टाइम मैंने तुम्हें जो भी कहा वो बस स्लीप टॉकिंग थी। तो दोही एम्बैरेस होने से बचने के लिए कहती है कि कहीं तुमने उसे सच तो नहीं समझ लिया। गुवन पूछता है क्या उस प्रपोजल को। दोही कहती है इतना ग्रैंड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, इसे हम छोटा सा एक्सीडेंट कह सकते हैं जिसके बारे में मैं केयर नहीं करती। गुवन कहता है कि फिर मुझे कौन सी पड़ी है। जो सुन दोही तो और चिढ़ जाती है और उसकी बातें बंद कराने के लिए म्यूजिक प्ले करने के लिए कहती है। गुवन लाइट मूड गाने सर्च करता है, जहाँ पहले गाने का नाम था विल आई गेट मैरिड। शादी का गाना सुनकर दोही चेंज करने के लिए कहती है, जहाँ दूसरे गाने के लिरिक्स भी शादी से रिलेटेड ही थे। दोही फिर चेंज करने को कहती है, जहाँ तीसरे गाने का भी लिरिक्स विल यू मैरी मी से शुरू होता है। जो सुन गुवन कहता है कि ये इंसानों को क्या हो गया, सबके दिमाग में बस शादी की ही बात चल रही है। तो अब दोही उसे गाना बंद करने के लिए कहती है। तो वो लोग दोही के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। निकलने से पहले दोही कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों के काम के बीच नहीं आएगी और मेरे दिमाग में उसको लेकर कुछ भी नहीं चल रहा। ये बोलकर वो जल्दी से निकल जाती है। वो देखता है कि मैडम जू का लिखा हुआ दोही के लिए लेटर वहीं पर छूट गया था। इधर दोही अपने आप से कह रही होती कि मैं बिल्कुल भी हट नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच में थोड़ी ना उससे शादी करना चाहती हूँ, वो तो बस मुझे सामने दिख गया इसीलिए मैंने कह दिया, बस मेरा और कोई इरादा नहीं था। ये कहकर वो अपने आप को दिलासा देते हुए आगे जा रही थी, पर फिर अचानक उसे गुवन पे गुस्सा आता है। वो चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मुझसे फ्लर्ट क्यों करते हो और बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो। अब उसने ये दरवाजे की ओर इशारा करके जोर से कहा था। हम देखते हैं कि दरवाजे पर गुवन आया हुआ था, जो बेल बजाने ही जा रहा था पर रुक जाता है। दोही का गुस्सा सुनकर, क्योंकि अंदर से वो गुस्से से चिल्ला रही थी कि अब दोबारा आओ तुम मेरे सामने, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। गुवन तो डर के मारे जाने लगता है, पर फिर लेटर को देखकर वापस से बेल बजाने जाता है, पर अंदर से फिर से दोही चिल्लाकर कहती कि इस बार आया ना तो हाथियों पर यूज करने वाले ट्रैंक्विलाइजर गन से उसके गर्दन पे हाई डोज के साथ ऐसा मारूंगी उसके सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। जो सुन गुवन तो डरते हुए कहता है कि अभी मेरा इसके सामने ना जाना ही ठीक होगा, इसीलिए वो बिना आवाज किए गेट से थोड़ी दूर जाता है, फिर भाग जाता है। तो दोही अपना गुस्सा निकालने के बाद अपने रूम की ओर जा ही रही थी, तभी उसके घर की घंटी बजती है। दोही सोचती है कि गुवन होगा और उसने बातें सुन ली होगी, पर वो मॉनिटर में चेक करती है तो वो जूसियोक होता है। तो अंदर आकर दोनों मैडम जू के डेथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जूसियोक कहता है कि उन्होंने मैडम जू को मार दिया उस ऑडिट टीम को रोकने के लिए, ताकि कंपनी में हो रही फ्रॉड का पता ना चले और अब वो लोग तुम्हारी जान के पीछे भी है। दोही कहती मुझे सच का पता लगाना ही होगा, इसके लिए मुझे चेयरमैन बनना पड़ेगा और एक
ऑडिट टीम मुझे ही बनानी पड़ेगी ताकि पता चल सके कि कंपनी में कौन फ्रॉड कर रहा है और मैडम जू को किसने मारा। पर जूसियोक कहता है कि तुम्हें इन सब से बाहर रहना चाहिए वरना तुम और ज्यादा खतरे में पड़ोगी। तो ही कहती है खतरे में तो मैं अब भी हूँ जब तक वो कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता। देन कहती है कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से उन लोगों ने मैडम जू को मारा। मैंने ही उन्हें तेजन के बारे में बताया जिससे उन्हें कंपनी में चल रही फ्रॉड के बारे में पता चला और मैडम जू को रोकने के लिए उन लोगों ने उन्हें मार दिया। जूसियोक कहता है कि कभी न कभी तो उन्हें सच का पता चलना ही था। तो ही कहती है इसीलिए तो मैं अब सच का पता लगाऊंगी। तो जूसियोक पूछता है कि फ्यूनरल में जो लड़का था वो गुवोन जिससे तुम डेट पर मिली थी, तुमने अचानक से उसे शादी के लिए कैसे पूछा? तुम उससे ब्लाइंड डेट पे एक ही बार मिली हो। तो ही कहती है कि वो मेरे लिए ब्लाइंड डेट से थोड़ा ज्यादा है। जूसियोक पूछता है कि क्या तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है? तो ही कहती है ऐसा भी नहीं, पर उसने मुझे काफी बार बचाया है। जूसियोक कहता है कि तो इसीलिए तुमने उसे अपना बॉडीगार्ड बनाया? तो ही कहती है हाँ, और अभी सिर्फ वही है जो मुझे सबसे ज्यादा सेफ रख सकता है किसी और के कंपैरिजन में। ये सुन हम नोटिस करते हैं कि जूसियोक का फेस थोड़ा उतर जाता है। गोवन अपने ऑफिस वापस आता है तो बटलर को देखकर कहता है कि तुम हमेशा मेरी जगह पर क्या करते हो? बटलर कहता है कि क्योंकि आपका ऑफिस बहुत ही अच्छा है। फिर उससे पूछता है कि ये रिच फैमिलीज का फ्यूनरल कैसा होता है, वहाँ का खाना कैसा था? गोवन बताता है कि वो कोई फ्यूनरल नहीं था बल्कि उधर तो पार्टी चल रही थी। इन इंसानों के लालच का कोई लिमिट नहीं होता, ऊपर से ये दो ही मैं उसका बॉडीगार्ड तो बना पर अब वो मुझसे शादी करना चाहती है। जो सुन बटलर तो हैरान होता है और कहता है कि फिर उस मूवी की कहानी सच है? गोवन उससे मूवी के बारे में पूछता है तो बटलर उसे द बॉडीगार्ड नाम का एक मूवी के बारे में बताने लगता है जिसमें एक सिंगर और उसके बॉडीगार्ड की लव स्टोरी थी, जिसमें पहले तो वो दोनों एक दूसरे को नफरत करते थे पर धीरे धीरे साथ रहते हुए उनकी नफरत प्यार में बदल गई। गोवन कहता है कि हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसने कहा कि उसने मुझे स्लीप टॉक करते हुए प्रपोज किया था और वो सीरियस भी नहीं थी। पर बटलर कहता है कि सोते हुए और ड्रंक होने के बाद इंसान तो और ज्यादा सिंसियर होता है अपनी फीलिंग्स को लेकर। तभी वो उस मूवी का एक डायलॉग मारने लग जाता है। बॉडीगार्ड्स के 3 रूल होते हैं, बॉस को अपनी नजरों से दूर मत जाने दो, सेकंड रूल हमेशा उसके पास रहो, एंड थर्ड कभी उसके प्यार में मत पड़ना। जेसन गोवन उसे साइड हटाता है और उसे कहता है कि ये प्यार व्यार बस इंसानों का डेल्यूजन होता है। तो बटलर कहता है कि आपको तो प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। गोवन कहता है मुझे पता है पर मैं उन बेकार चीजों में नहीं पड़ता, प्यार बस इंसानों की कमजोरी है। एक तो ये इंसान ऑलरेडी दिमाग से पैदल होते हैं, ऊपर से ये प्यार उन्हें और ज्यादा कमजोर बनाती है। जेसन बटलर कहता है कि आपको कभी प्यार नहीं मिला ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। अगर आपको वो प्यार मिलता तो आप डेमन नहीं बनते, एक गार्डियन एंजल बनते। जेसन गोवन उसे कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा गार्डियंस को लेकर बकवास, अब जाओ और अपने काम पर लगो। मेरी टेबल पे पड़ी उन फाइल्स का काम किया तूने? बटलर कहता है कि मैंने तो कब से अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अभी तो आपका काम बचा है उन सारी फाइलों में अपनी साइन करने का। जेसन गोवन शॉकिंगली पूछता है कि क्या मुझे उन सारी फाइलों में साइन करनी है? कट होता है हमें इधर दो ही के अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। जूसियोक सोफे पर सोने जा रहा था, दो ही उसे कहती कि मैं अभी ठीक हूँ इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। जूसियोक को दो ही की फिक्र होती है इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, वो भी अभी इस सिचुएशन में, मैं यही हॉल पे रह जाता हूँ। दो ही कहती कि तुम्हें पता है ना कि किसी और के रहने पे मुझे नींद नहीं आती। जूसियोक कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर रुक जाता हूँ। दो ही कहती भाई मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे शायद तुम्हें बताना नहीं चाहिए था उन सब के बारे में। जूसियोक कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत, जो भी होगा सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। तो दो ही कहती कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी कि तुम मेरे डोर के बाहर जगे हुए हो, इसीलिए तुम आराम से घर जाओ और मेरी चिंता मत करो। तो जूसियोक फाइनली मान जाता है पर जाने से पहले वो दो ही के फोन में इमरजेंसी नंबर की जगह पर उसका नंबर डाल देता है और उससे कुछ भी हो तो तुरंत फोन करने के लिए कहता है। तो उसके जाने के बाद दो ही सोच रही होती है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, पर तभी उसके फ्रेंड्स ग्रुप में सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि वो लड़का कौन है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने उसे डायरेक्टली शादी के लिए पूछ लिया? जो उसे देख दो ही समझ नहीं पा रही थी कि इन्हें आखिर कैसे पता चला। पूछने पर उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि अभी सोशल मीडिया पर यही हॉट टॉपिक बन गया है। तो ही चेक करती है तो हर जगह यही न्यूज फैली हुई थी। मेरे ग्रुप की होने वाली चेयरमैन को एक लड़के ने उनकी शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया। जो देख दो ही शॉक्ड होती है। इधर गोवन के तो हाथ दुखने लग गए थे पेपर्स पे साइन करते करते, क्योंकि वो तो हमेशा से अपने पावर से साइन करा लेता था। तो बटलर पूछता कि फिर आपने दोही के प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? गोवन कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ जो उससे शादी करूंगा, मैं एक इंसान का बॉडीगार्ड बन गया यही बहुत है। मैं एक महान डेमन होकर एक लो लेवल इंसान से शादी करूं, ये तो वैसा ही हो गया कि एक मीट खाने वाला मुर्गी से शादी करता हो। मुझे इंसानों का शिकारी कहा जाता है और मैं उसी से शादी करूं, इम्पॉसिबल है। मुझे बस अगले फुल मून तक का वेट करना है, फिर उसे समंदर में ले जाकर अपना टैटू वापस लेना है, फिर मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते निकल जाएगी। पर तभी वहाँ पर तलवार लेकर गायोंग पहुँच जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए आती है कि उस दोही की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें प्रपोज करने की। फिर उसे फोटो दिखाकर पूछती है कि दोही ने जिसे प्रपोज किया वो तुम ही थे ना? बटलर तो उसका गुस्सा शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन गायोंग तो गुस्से में उसकी ओर ही आने लगती है। दोनों तो घबरा जाते हैं, पर तभी गोवन के फोन में दोही का फोन आ जाता है जो उसे अभी के अभी मिलने बुलाती है। तो गोवन उसे मिलने चला जाता है, जहाँ दोही तो सनग्लास लगाकर उसका वेट कर रही थी। गोवन पूछता है कि इतनी रात को सनग्लास पहनकर कहीं तुम बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं बन गई? दोही तो गुस्से में उसे अपने फोन में न्यूज दिखाकर कहती है कि कैसे न पहनूं, तुमने तो मुझे एक ही दिन में सेलिब्रिटी बना दिया, जहाँ हर जगह मेरी बातें चल रही है। गोवन फोटो देखता है जिसमें उसका फेस ब्लर किया हुआ था, तो कहता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेस को ब्लर करने की, मेरे हैंडसमनेस को दिखाकर उनकी रीच और ज्यादा बढ़ती। जो सुन दोही तो गुस्से में कहती कि अगर तुम्हें अपने फेस की इतनी पड़ी होती तो तुमने मुझे सबके सामने मना क्यों किया? मानती हूँ मेरे स्टेटस की वजह से तुम्हारे लिए ये बात बहुत ही बड़ी थी, मैं कहाँ और तुम कहाँ, इसीलिए तुमने घबरा कर ना कह दिया होगा। गोवन कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं हमेशा सिंगल रहना चाहता हूँ। दोही कहती है सेम मैं भी। गोवन कहता है ठीक
ठीक है फिर बात खत्म। तो ही कहती इतनी जल्दी खत्म कैसे होगी, मेरी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट तुम्हारी वजह से अब सारी दुनिया को पता है। गुवन पूछता है कि फिर तुमने मुझे क्यों प्रपोज किया, वहाँ तो बहुत से लड़के थे। जिस पर दोही तो उसे कुछ भी नहीं कह पाती। गुवन कहता है कि कहीं वो बात सच तो नहीं है कि इंसान स्लिप टॉकिंग करते हुए और ड्रंक होकर सिंसियरली अपनी फीलिंग्स बताते हैं। दोही कहती मैंने कहा था ना कि मैं सीरियस नहीं थी। तो गुवन कहता है कि फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, सीरियस नहीं थी तो भूल जाओ, बात खत्म और किसी और को ढूंढ लो जो तुमसे शादी करना चाहता हो। जो सुन दोही तो गुस्से में कहती है कि अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गुवन कहता है अच्छी बात है, मैं तो बच गया। जो सुन दोही तो यहाँ से गुस्से में जाने लगती है और इसी के साथ पार्ट 8 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।